नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है आज। और आज हम पढ़ेंगे उसमें पादप उत्तक संवर्धन के अंतर्गत पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां हैं कि भाई पादप उत्तक संवर्धन की क्या क्या उपलब्धियां हैं, किस किस में इसको काम में लिया जाता है मुख्यतः। तो पहला है आपके इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक। तो अब सबसे पहले तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहते किसे हैं? तो पादप उत्तक संवर्धन द्वारा पादप उत्तक संवर्धन द्वारा कायिक रूप से जनन करने योग्य पादपों का पुनर्जनन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। अब देखिए इसमें एक परिभाषा यदि हम समझें इसको अच्छी तरीके से, तो क्या परिभाषा में क्या हमें पता चल रहा है कि पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, जो पादप उत्तक संवर्धन की जो टेक्निक है, तकनीक है, उसके द्वारा कायिक रूप से जनन करने योग्य, यानी ऐसे पौधे जो कायिक रूप से जनन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि भाई हम कर्तोतक को ले रहे थे, हम पादप के किसी भी भाग, जिस भाग को हमने लिया था संवर्धन करवाने के लिए, वो क्या कहलाता था? कर्तोतक कहलाता था। चाहे अब वो कर्तोतक हम जड़ से भी ले सकते थे, पत्ती से भी, है ना, तने से भी, कहीं से भी, हम पादप के किसी भी हिस्से से हम कर्तोतक को यूज कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हम उसके किसी भाग से ही कर्तोतक ले रहे हैं, यानी उसकी काया से, यानी कायिक रूप से। तो ऐसे पौधे जो कायिक रूप से जनन करने में योग्य होते हैं, उनका उत्तक संवर्धन करवाकर और उनकी पौधों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। पुनर्जनन यानी वापस से उनमें जनन करवाकर नया पादप विकसित करना पुनर्जनन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। तो कायिक रूप से जो पौधे जनन करने योग्य हैं, उन पादपों पर उत्तक संवर्धन तकनीक को लागू करना और नए पादप विकसित करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कायिक जनन कर सकने वाले पौधों पर उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पौधे क्या कर सकते हैं? कायिक जनन कर सकते हैं, उन पौधों पर उत्तक संवर्धन तकनीक का यूज किया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय व एक तो कम समय व कम क्षेत्र में अधिक संख्या में पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। यह इसका फायदा है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि के द्वारा हम उत्तक संवर्धन करवाते हैं, तो एक तो हमें कम समय में और कम जगह में, कम समय और कम जगह में ही हमें बहुत सारे पादप प्राप्त हो सकते हैं। तो यह सूक्ष्म प्रवर्धन का क्या है? फायदा है, पादप उत्तक संवर्धन का फायदा है। इस तकनीक द्वारा आर्किड्स की कई जातियों तथा एक तो आर्किड्स की कई जातियों तथा जो आपके जो शोभाकारी पादप होते हैं, यानी जो घर की शोभा बढ़ाते हैं, जिनको हम घर में शोभा के रूप में रखते हैं, गमलों में लगाकर रखते हैं, तो एक तो आर्किड्स की कई जातियों और शोभाकारी पादपों
जैसे आपके एक तो जरबेरा हो गया, गुलदाउदी आदि में गुणन कराया जा सकता है। कराया जा सकता है और इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। यानी जो आपके आर्किड्स की कई जातियां हैं, आर्किड्स के जो पौधे हैं उसकी अलग अलग जातियां हैं, उनमें गुणन करवाया जा सकता है। गुणन यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी उनकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं इस तकनीक के द्वारा। इसी प्रकार जो गुलदाउदी, जरबेरा वगैरह, ये जो शोभाकारी पादप है जिनको हम घरों में शोभा के रूप में रखते हैं, ऐसे पादपों का भी गुणन करवाकर इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। भारत में अनेक संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से महत्वकारी व वानिकी, बागवानी से संबंधित अनेक महत्व के पौधों में इस विधि द्वारा गुणन कराया जाता है। गुणन यानी फिर बता दूं आपको मैं, गुणन का मतलब होता है इनकी संख्या में वृद्धि करना। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन होता है कि जब कायिक रूप से जनन कर सकने वाले, या आप कह सकते हो कायिक जनन करने वाले जो आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं, उनमें पादप उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना या उनका गुणन करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन सिर्फ कायिक जनन कर सकने वाले पौधों पर ही ये टेक्निक क्या होती है? लागू होती है। इसका फायदा क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय में और कम क्षेत्र में, कम जगह घेरता है और कम ही समय लेता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय और कम क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में क्या है? पादपों को जो आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्व रखते हैं, ऐसे पादपों में उनका गुणन करवाया जा सकता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कम समय में और कम क्षेत्र में इनका गुणन करवाया जाता है, आर्थिक रूप से जो महत्व रखते हैं पादप उनमें। इसी प्रकार इस तकनीक द्वारा जो आर्किड्स की कई जातियां हैं उनमें, और जो शोभाकारी पादप होते हैं, जरबेरा है, गुलदाउदी है, एक और है आपके बिगोनिया, है ना, मैं नाम लिखा नहीं मैंने, एक बिगोनिया भी होता है, ये भी आपके क्या होता है? शोभाकारी पादप है। तो ये जरबेरा, बिगोनिया, गुलदाउदी, इनमें और आर्थिक रूप से जो हमारे लिए महत्व रखते हैं पौधे, उनमें गुणन करवाया जाता है। भारत में अनेक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों, भारत की ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, है ना, ऐसे संस्थान हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं, जो कि कुछ निजी क्षेत्र के भी हैं और बहुत से सरकारी क्षेत्र के भी ऐसे संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं जो वानिकी, बागवानी और आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो पादप होते हैं उनको इस विधि के द्वारा उनका गुणन लगातार वो करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सूक्ष्म प्रवर्धन, विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। अब क्या होता है कि जो पादप होते हैं उनको एक तो वायरस, है ना, और फाइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। तो अधिकांश पादपों को वायरस व फाइटोप्लाज्म
संक्रमित करते हैं। कायिक जनन करने वाले पादपों में नवोद्भिद पादप जो तैयार होते हैं उनमें भी क्या होता है, वायरसों व फाइटोप्लाज्म का संचरण हो जाता है। कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकांश जो कायिक जनन करते हैं और नए पादप का विकास करते हैं, उनमें लगभग क्या समस्या रहती है कि उनको भाई वायरस और जो फाइटोप्लाज्म है वो संक्रमित करने की जो दर है वो ज्यादा होती है, वो संक्रमित क्या है अधिक मात्रा में करते हैं। तो हम कायिक प्रवर्धन करवा रहे हैं, हम कायिक जनन करवा रहे हैं, नया पादप भी विकसित हो रहा है, लेकिन जो नया पादप विकसित होगा उसमें भी क्या होगा, अपने मातृ पादप से ये वायरस और जो फाइटोप्लाज्म है वो मातृ पादप से नवोद्भिद पादपों के अंदर भी इनका संचरण हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक मातृ पादप है, मातृ पादप अब जिसका हम कायिक जनन करवा रहे हैं या कायिक प्रवर्धन करवा रहे हैं, इसका हमने कायिक प्रवर्धन करवा दिया और ये संक्रमित है, किससे संक्रमित है, वायरस से संक्रमित है या फाइटोप्लाज्म से संक्रमित है। ठीक, अब इसमें कायिक प्रवर्धन हो रहा है और नवोद्भिद पादप तैयार हो गया इससे, तो जो नया पादप बनेगा उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या आएगा, यही वायरस या फाइटोप्लाज्म का संचरण हो जाएगा। यही बात हम लिख रहे हैं कि पादपों के अंदर पादपों को वायरस और फाइटोप्लाज्म क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। और जब इनसे कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, नए पौधे बनते हैं, तो उन नए पौधों में भी क्या होता है, ये कि ये वायरस, ये कि यही फाइटोप्लाज्म पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मातृ पादप जो संक्रमित था, तो अब नवोद्भिद पादप भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो अब इससे होगा क्या है, इससे इन पौधों की वृद्धि व आर्थिक महत्व को नुकसान पहुंचता है, आर्थिक महत्व को नुकसान पहुंचेगा। भाई जब नए पादप विकसित हो रहे हैं और विकसित होते समय पहले से उनमें यदि कोई वायरस है, कोई संक्रमण है, फाइटोप्लाज्म है, तो पौधा है वो शुरू से ही क्या है, अच्छी प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाएगा। और जब वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो उनका जो उत्पादन है वो भी क्या होगा, कम होगा, उत्पादन उनका घट जाएगा। वृद्धि सही नहीं हो रही, उत्पादन घट गया, तो उत्पादन घट जाएगा तो क्या होगा, हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके इलाज के लिए, इस चीज के लिए ये चीज आ रही है विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन, के ऐसे पादप तैयार करना जिनमें विषाणु फाइटोप्लाज्म उपस्थित ही ना हो, पहले से उनको हटा दिए जाएं। तो जो नए पादप बनेंगे तो उनसे क्या होगा, वो वृद्धि भी अच्छी करेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। अब आपने देखा है कि पादपों के प्रोशीड्स, सबसे टॉप का जो भाग होता है प्रोशीड्स, वो क्या होते हैं, वायरसों व फाइटोप्लाज्म से क्या होते हैं, मुक्त रहते हैं, मुक्त होते हैं।
कहने का मतलब यह है कि पादपों का जो प्रोशीड्स है वहां पर आपको ये वायरस और फाइटोप्लाज्म नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, पौधे का ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये तो इतने हिस्से में तो मान लो नीचे कहीं पर भी वायरस या फाइटोप्लाज्म संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोशीड्स है, ये प्रोशीड्स ये मुक्त है किससे? वायरसों से या साइटोप्लाज्म से। ये वाला हिस्सा है वो क्या है? मुक्त है, यहां पर है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है? अब हम चूंकि कायिक प्रवर्धन हम करवा रहे हैं, नए पौधे विकसित कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, इतना हिस्सा पौधे का ये वाला जो भाग है नीचे वाला, जहां पर वायरस है या फाइटोप्लाज्म होने की संभावना रहती है, वो हमें लेना ही नहीं। हमें क्या लेना है? प्रोशीड्स ले लेना है। बस प्रोशीड्स हम लेंगे, उसका कायिक प्रवर्धन करवाएंगे। तो चूंकि प्रोशीड्स में तो वायरस और फाइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो जो नए पादप बनेंगे उनमें भी इनका संचरण नहीं होगा। तो पादपों में प्रोशीड्स वायरसों और फाइटोप्लाज्म से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अतः जब प्रोशीड्स का कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, कायिक प्रवर्धन कराया जाता है, तो वायरस या फाइटोप्लाज्म मुक्त पादप तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रोशीड्स को हमने लिया है और प्रोशीड्स में हमें पता है वायरस और फाइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो प्रोशीड्स को लेकर हम क्या है? वायरस व फाइटोप्लाज्म मुक्त पादप तैयार, या आप कह सकते हो बिना संक्रमण का पादप हम तैयार कर सकते हैं। किनके द्वारा? हम प्रोशीड्स को लेकर। यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें एक आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में देखें तो एक तो पोटैटो वायरस एस, आलू के ये क्या है? आप कह सकते हो विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन तकनीक द्वारा ये आलू के ये किस्में प्राप्त की गई हैं। एक थे पोटैटो वायरस एस और एक है आपके पोटैटो वायरस वी। ठीक है, तो ये दोनों जो किस्में हैं, पोटैटो वायरस एस, पोटैटो वायरस वी, ये क्या है? ये किससे प्राप्त की गई है? ये विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन तकनीक द्वारा, है ना। आलू की दो किस्में पोटैटो वायरस एस, पोटैटो वायरस वी, तो ये है आपके विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। फिर से देख लो कि जो कायिक प्रवर्धन करवाते हैं पौधों के अंदर हम, तो क्या होता है उसमें वायरस और फाइटोप्लाज्म की संक्रमण करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वो उनको संक्रमित करते हैं, पहले से उनमें संक्रमण हो रखा होता है। किनमें? पादपों के अंदर। फिर हमने उसी पादप का मान लो कायिक प्रवर्धन करवा दिया, तो कायिक प्रवर्धन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके किसी भाग से ही करवाएंगे पादप के, और जो कि पादप क्या है? पहले से ही वायरस और फाइटोप्लाज्म से संक्रमित है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने इसका कायिक प्रवर्धन करवाया तो जो नया पौधा विकसित होगा, पौधा बन जाएगा, पौधा तो बन जाएगा, लेकिन जो नया पौधा विकसित होगा वो पौधा भी किससे? वायरस से और फाइटोप्लाज्म से क्या होगा? संक्रमित ही रहेगा। तो अब इससे क्या हुआ कि जब नया पौधा वायरसों से संक्रमित रहेगा, फाइटोप्लाज्म से संक्रमित रहेगा, तो उसकी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी। वृद्धि प्रभावित हो जाएगी तो उसका उत्पादन घट जाएगा, और उत्पादन घट जाएगा तो उसका आर्थिक जो महत्व है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो पादप का प्रोशीड्स होता है वो इनसे मुक्त होता है, वायरस से और फाइटोप्लाज्म से मुक्त होता है।
प्रो शीट्स के अंदर बहुत कम संभावना होती है फाइटोप्लाज्म और वायरस के उपस्थित होने का। इसलिए जब हम कायिक प्रवर्धन करेंगे, नवोद्भूत पादप तैयार करेंगे, नया पादप तैयार करेंगे, तो हमें जो कायिक भाग है जो पौधे का हम ले रहे हैं आप, तो हमें कहां से लेना है? प्रो शीट्स से। तो प्रो शीट्स को हम लेकर जब हम नए पादप विकसित करेंगे तो उसके अंदर फाइटोप्लाज्म और वायरस है वो नहीं पाए जाएंगे। इसलिए जो नया पौधा है वो संक्रमित वायरसों से या फाइटोप्लाज्म से संक्रमित नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इस विधि का प्रयोग करके विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन, ये पूरी जो प्रोसेस है ये विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन है। देखो नाम ध्यान रखो, विषाणु मुक्त, विषाणु से मुक्त पादप पुनर्जनन, नया पादप विकसित करना, है ना। ऐसा पादप जो विषाणु से क्या हो? मुक्त हो। तो इसमें आलू की 2 किस्में तैयार की गई, पोटैटो वायरस एस और पोटैटो वायरस वी। ये क्या है? विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन तकनीक के द्वारा तैयार की गई है। अगला है आपके कृत्रिम या संपुटीकृत बीज का निर्माण, है ना। कृत्रिम या संपुटीकृत बीज का निर्माण तो भ्रूण जनन द्वारा कायिक भ्रूणों से, भ्रूण जनन द्वारा जो कायिक भ्रूण बनेंगे से संपुटीकृत या कृत्रिम बीज तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा? भ्रूण जनन द्वारा संपुटीकृत या कृत्रिम बीज। संपुटीकरण का मतलब क्या होता है? कृत्रिम बीज तैयार किए जाते हैं। जो पादप उत्तक संवर्धन की जो परंपरागत विधियां हैं, परंपरागत विधियों में क्या होता है कि उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ठीक है। परंपरागत विधियों में समय क्या होता है? अधिक लगता है, समय अधिक, व उत्पादन भी कम होता है। अतः एक तो आपके प्रोकलिका व भ्रूण को, है ना, प्रोकलिका व भ्रूण को सोडियम सल्फेट व आपके एक है कैल्शियम एल्जिनेट के घोल में संपुटीकृत करके कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता। कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक। तो इन कृत्रिम बीजों का अंकुरण सामान्य बीजों के समान ही हो जाता है। ठीक है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम मुशारिगे, एक वैज्ञानिक वे मुशारिगे ने किया था। तो यह है आपके कृत्रिम या संपुटीकृत बीज का निर्माण के। भाई कायिक कलिकाओं को या भ्रूण को हमें कहां रख रहे हैं? कुछ सोडियम सल्फेट या कैल्शियम एल्जिनेट के घोल में रखेंगे तो फिर उनसे कृत्रिम बीजों का निर्माण हो गया और वो कृत्रिम जो बीज बने हैं
वो सामान्य बीजों के समान ही अंकुरित हो सकते हैं, और इसका जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम मुशारिगे द्वारा किया गया था। अगला है भ्रूण बचाव। भ्रूण बचाव, तो जो अंतर जातीय संकरण से बनने वाले दुर्बल भ्रूणों का बचाव किया जाता है। एक किसके द्वारा? पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा। ये हम अनुप्रयोग उपलब्धियां पढ़ रहे हैं। तो भ्रूण बचाव, तो जो अंतरजातीयां होती हैं उनके मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो क्या है, जो बनने वाले भ्रूण हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। तो उनका बचाव करने के लिए ये पादप उत्तक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तो अंतरजातीय संकरण से बनने वाले दुर्बल भ्रूणों का बचाव करने के लिए पादप उत्तक संवर्धन का उपयोग किया जा सकता है। और हमने पहले पढ़ा भी था कि इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण बचाव, है ना। इस विधि को हमने क्या नाम दिया था? भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा। ठीक है। अब है अगला अगुणित पादपों का उत्पादन। अगुणित पादपों का उत्पादन हमने देखा था कि परागकोश और परागकणों का पात्र संवर्धन के द्वारा नए पादप विकसित किए जाते हैं, है ना। परागकोश और परागकणों के पात्र संवर्धन द्वारा नए पादपों का विकास किया जाता है। और इस विधि द्वारा, याद कीजिए, इस विधि द्वारा हमने अगुणित पादप प्राप्त किए थे। अगुणित पादपों को हमने प्राप्त किया था। तो अगुणित पादप जो हम प्राप्त कर रहे थे वो उनसे जो कोशिका हमने जहां से ली है उस कोशिका की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। यदि वो कोशिका में पाए जाए, यदि कोशिका अगुणित है तो बनने वाले जो पादप हैं वो भी क्या हो जाएंगे? अगुणित। तो अगुणित पादपों का उत्पादन, तो परागकोश वे परागकणों का जो पात्रे संवर्धन द्वारा अगुणित पादपों को उत्पादित किया जाता है। है ना। अब अगुणित पादपों को उत्पादन करने से फायदा क्या होगा कि इनसे जो वंशक्रम है उसको शुद्ध बनाया रखा जा सकता है ना। तो अगुणित पादपों को, अगुणित पादपों से शुद्ध वंशक्रम बनाया जा सकता है। पादपों का जो वंशक्रम है उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए अगुणित पादपों का उत्पादन क्या है? जरूरी होता है। तो परागकोश व परागकणों का पात्र संवर्धन द्वारा हम क्या करते हैं? अगुणित पादपों का उत्पादन करते हैं। अगला है त्रिगुणित पादप उत्पादन। त्रिगुणित पादप उत्पादन, है ना। अनेक जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। त्रिगुणित पादप का मतलब होता है बीज रहित फल। तो त्रिगुणित पादप वे पादप होते हैं जो बीज रहित होते हैं, यानी जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। जिन पादपों के अंदर बीज नहीं पाए जाते, बीज अनुपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिगुणित पादप कहते हैं।
जैसे आपके अंगूर, सेब, केला, नींबू आदि पादपों का बीज रहित बीज रहित होना। अब बीज रहित होने से क्या है, बीज रहित होना इनका आर्थिक महत्व बढ़ा देता है, इनका आर्थिक महत्व बढ़ा देता है। तो ये जो अंगूर हैं, सेब, केला, नींबू, जिनके अंदर क्या है, बीज नहीं पाए जा रहे हैं, बीज रहित हैं, ऐसे पादपों को ही हम क्या कहते हैं, त्रिगुणित पादप कहते हैं। और हमें करना क्या है, इसका उत्पादन बढ़ाना है, त्रिगुणित पादपों का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सके। तो ऐसे पादप जो बीज रहित होते हैं, जिनके अंदर बीज बनते ही नहीं है, उन्हें हम त्रिगुणित पादप कहते हैं। सेब, केला, अंगूर, नींबू, संतरा वगैरह, ये सारे के सारे त्रिगुणित पादप होते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं होते। इसलिए जब बीज नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसे पादपों का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इनका उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो पादप उत्तक संवर्धन की एक विधि भ्रूणपोष संवर्धन। कौन सी? ध्यान रखना, भ्रूणपोष संवर्धन तकनीक द्वारा त्रिगुणित पादपों का उत्पादन किया जाता है। जो त्रिगुणित पादप हैं, अंगूर, सेब, केला, नींबू, जिनके अंदर बीज नहीं बनते, ऐसे पादपों का उत्पादन हमें ये टॉपिक है हमारा, त्रिगुणित पादप उत्पादन। तो इनका उत्पादन पादप उत्तक संवर्धन की एक विधि है भ्रूणपोष संवर्धन। उस भ्रूणपोष संवर्धन तकनीक द्वारा या इस विधि के द्वारा त्रिगुणित पादपों का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ेगी तो आर्थिक महत्व भी इनका बढ़ जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।